जैन साथियों, देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। 11वां प्रैक्टिस सेट हम इस सीरीज में करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का में से HCF 23 है और उनका योगफल 161 है तो संभावित संख्याएं नहीं हो सकती। तो संभावित संख्याएं नहीं हो सकती तो इसका मतलब यह है कि वो HCF जो होगा 23 वो उनका मल्टीपल होना चाहिए उन संख्याओं का। तो किसका मल्टीपल नहीं है 23? इसमें इसका तो है नहीं हो सकती, ये पूछा है। ठीक है, ये नहीं हो सकती तो कौन से का नहीं होगा इसमें? तो ये हो जाएगा इसका 61 और 100 का में जो मल्टीपल नहीं दिखाई दे रहा मुझे 23 इसमें भी दिखाई दे रहा है, ये सब मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं 23 के। तो केवल ऑप्शन नंबर बी ऐसा हो जाएगा, क्योंकि जब हम लेते हैं ना कि एक संख्या अगर ए है दूसरी संख्या बी है तो संख्या क्या होनी चाहिए 23, यानी कि उनका में से पे जो एचसीएफ होता है वो उनका मल्टीपल होना चाहिए उन संख्याओं का। और इसमें क्या है 161 इनका योगफल है। यहाँ पर आगे करने की आवश्यकता इसमें थी नहीं, इसमें केवल ये पूछा था कि इसमें कौन सी संख्या नहीं हो सकती। 23 का मल्टीपल नहीं होंगी। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/4 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, मान लेते हैं कि उसकी जो टोटल दूरी है 4 है और यहाँ पर 2 है, तो यानी कि 100 मान लेंगे। 1 मिनट को उसको हमने मान ली कि 100 किलोमीटर की उसकी टोटल जो है वो यात्रा है, जिसमें से उसने क्या किया, उसने 1/4 भाग यानी कि 25 किमी को तय किया उनने 25 किमी प्रति घंटा से, यानी कि उसको लगा 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा लगा। अब बचे हैं 75। अभी इसमें बचे की बात नहीं, इसमें बोला कि 1/2 यानी कि 50 किलोमीटर की दूरी जो तय की है 50 किलोमीटर की, तो वो की है उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि 5/4 घंटे में। ठीक है, आगे बोला है कि शेष कितनी बची हुई है 25 बची हुई है। तो 25 किलोमीटर की जो दूरी है वो करेगा वो 50 किलोमीटर की स्पीड से, यानी कि 1/2 घंटे में तय कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एवरेज स्पीड जो होती है, यानी कि औसत चाल जो होती है, तो वो होती है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, ये हमारी एवरेज स्पीड होती है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर की ली थी हमने। ठीक है, और टोटल टाइम कितना लगा है, टोटल टाइम लगा है यहाँ पर एक, इसको जोड़ लेंगे सबको, 1 और 5/4 और 1/2, जिसका एलसीएम 4 लेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा 4 + 5 और प्लस का 2, यानी कि 11/4 या 11/4 घंटे में उसने तय किया है। नीचे आ जाएगा 11, ऊपर आ जाएगा 4, तो 400/11 घंटे में, यानी कि ये किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये भिन्न में दे रखा है तो ये आ जाएगा 11×3 और बचेंगे 11×5 55 आ जाएगा। यहाँ पर 11×3 7 बचेगा, 11×4 66 और 66 के साथ एक 4 बचेगा, नीचे 11 36 सही 4/11 इसके एवरेज स्पीड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 2 घनों में जिनके कोरों की लंबाई है x सेंटीमीटर y सेंटीमीटर के परिमापों का योगफल इतना है। एक घन का परिमाप की बात की गई है इसमें, तो घन का परिमाप कितना होता है, घन का परिमाप होता है 12a, अगर उसकी भुजा a है तो। ठीक है, तो यहाँ पर एक घन है a और दूसरा घन है b, तो यहाँ पर इसकी कोर यानी कि इसकी भुजा x है और इसकी भुजा y है। यहाँ पर इसका परिमाप कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 4y हो, सॉरी 12y हो जाएगा, 12x और 12y हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 12x और 12y इसका दोनों का परिमाप हो जाएगा। आगे बोला इनका योग कितना दिया हुआ है, 12x + 12y का मान कितना दिया हुआ है, जो दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर का। तथा कोरो x और y का गुणनफल, यहाँ पर x, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेंगे। मिनिमाइज करने के लिए हम x + y का मान क्या रख सकते हैं, x + y का मान यहाँ पर 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। ठीक है, ये ले सकते हैं हम यहाँ पर। इसमें दिया हुआ है कि x और गुणा y, इसका जो क्या दे रखा है गुणनफल है 156, इसका गुणनफल दिया हुआ है 156 x और y का है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं x और y का मान ले सकता हूँ, यहाँ पर अपनी तरफ से मैं ले सकता हूँ कि जिसकी गुणा 156 आ जाए और योग 25 आ जाए। तो ऐसी दो संख्या 12 और 13 है, 12 और 13 की मैं जब गुणा करूँगा तो 156 आएगा, 12 की और 13 की जब मैं गुणा करूँगा तो कितना आएगा 156 और जोड़ने पर 25 भी आ रहा। तो इसका मतलब x और y का मान 13 और 12 है। सवाल में पूछा है कि
दोनों घनों के आयतन। आयतन क्या होता है इनका? घनों का, इनका कोरों का घन, यानी कि आयतन होता है ए की घात 3। तो इसी तरह से x की घात 3 प्लस y की घात 3 करेंगे। ठीक है, दोनों में से किसी भी कर दो, ये अलग अलग कोई चीज़ मान सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 12 का घन और यहाँ पर 13 का घन लेना पड़ेगा। यहाँ पर 12 का घन होता है 1728, ठीक है, और 13 का घन होता है 2197। ठीक है, यही होता है 2197। ठीक है, तो यहाँ से इसको जोड़ेंगे, 8 7 15 का 5 आ जाएगा यहाँ पर, 9 2 11, एक 12 का 2 आ जाएगा, और 1 7 8 और एक 9 आ जाएगा, और एक कर दो 3 आ जाएगा। 3925 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक विक्रेता 10 सेब को 1 रुपये में बेचता है और 40% का लाभ कमाता है। ठीक है, इसमें क्या है, एक चीज़ है, बच्चे इस सवाल को रेशियो से करने में थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकती है किसी किसी बच्चे को। ठीक है, एक चीज़ बता रहा हूँ इसमें मैं, कि इसमें ये दिया हुआ होता है कि जैसे मैंने कहा कि मैं एक खरीद के लेकर आया एक पैंट 800 रुपये की। ठीक है, तो मेरा सीपी क्या हुआ? 800 रुपये हुआ। लेकिन ये मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 800/1, क्योंकि मैं एक ही पैंट तो लेकर आया हूँ खरीद करके, एक पैंट लाया हूँ, तो इसका मतलब मेरा रुपये ऊपर है और जो संख्या है वो नीचे आती है, यानी कि रुपये/आर्टिकल होता है हमेशा यहाँ पर। चाहे हम खरीद कर लाएँ चाहे बेचें, कोई एक चीज़ बेचे तो नीचे एक जरूर होता है, तो उस एक को हम रखते नहीं है। तो इसी तरह यहाँ पर भी यही चीज़ दी हुई है कि एक विक्रेता 10 रुपये में 10 सेब 1 रुपये में बेचता है, यानी कि जो उसका एसपी है ना, तो एसपी हो जाएगा उसका रुपये/आर्टिकल, यानी कि 1/10। यहाँ पर एसपी आ गया, सीपी है, और लाभ हो रहा है कितना? उसका प्रॉफिट हो रहा है 10%, 40% का उसको। तो हम तो इसको आसानी से निकालते हैं सीपी एसपी को। तो सीपी कितना हो जाएगा? सीपी हो जाएगा 1/10, 40% का लाभ हो रहा है 100/140। ठीक है, यहाँ पर कट जाएगा, ये एक 10 ऊपर वाला 10 कट जाएगा, यानी कि 1/14 बचेगा। इसका मतलब सीपी जो है मेरा वो 1/14 है। इसका मतलब मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि मैंने 1 रुपये में 14 चीज़ें खरीदी है। सवाल में यही तो पूछा है कि उसने 1 रुपये में कितने सेब खरीदे? 14 सेब खरीदे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है करने का, इस तरह से कर लेंगे। अगला सवाल दिया है कि पति पत्नी जिनकी शादी 4 वर्ष पहले हुई थी, वो 4 वर्ष पहले शादी हुई उनकी। ठीक है, तो उनकी औसत आयु दी हुई है 4 वर्ष पहले की, किसकी? हस्बैंड प्लस वाइफ की। कितनी दी हुई है? ये दी हुई है औसत आयु 25, यानी कि 50 साल। ये कब की है? 4 साल की। अगर प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट की, तो 4 साल दोनों बड़े होंगे, 4 साल हस्बैंड और 4 साल वाइफ। तो उनकी जो प्रेजेंट एज होगी टोटल वो 58 साल की होगी। अब क्या दे रखा है कि पति पत्नी और उनके बच्चे, यानी कि हस्बैंड वाइफ और उनका एक बच्चा चाइल्ड, कितने साल इनकी औसत आयु रखी? 20 वर्ष। टोटल इनकी है 60 साल की। सवाल पूछा बच्चे की वर्तमान आयु, भाई ये तीनों 60 साल के हैं और पति पत्नी 58 के, तो बच्चा 2 साल का तो हुआ, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 18%, 24%, 18% के 3 क्रमिक छोटों का के बाद अंकित मूल्य। ठीक है, इसके क्वेश्चन में कैलकुलेशन हो सकती है। 18% को क्या लिख सकते हैं? 18% को लिख सकते हैं 18/100, या हम इसको 2 9 18 यानी कि 50 लिख सकते हैं, और दूसरी 18। और 24% को क्या लिख सकते हैं? 24% को लिख सकते हैं हम यहाँ पर 24/100, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम, इसको 4 से काटेंगे, 4 या 12 और ये 25 आ जाएगा नीचे। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, 4 या 12 और 25 चौका 100, 4 छंग 24। ठीक है, 4 छंग 24 यहाँ पर हो जाएगा, ये 4 छंग 24 और ये आ जाएगा 25 यहाँ पर। ठीक है, तो हम अगर इनकी क्रमिक छूट लेनी है हमें, तो हम 50 है और 9 रुपये की हमें, मतलब 9 की हमें इसमें छूट लेनी है, तो कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए यहाँ पर, ये भी गलत हो गया क्या? यहाँ पर सही है, यहाँ पर 50 सही है, यहाँ पर ये 50 रुपये, तो उस पर छूट मिलेगी 41 रुपये की, पहली चीज़। दूसरी भी 18 की है ना, तो 50 के साथ एक और कर लेंगे 41 यहाँ पर, और एक है 24% की। 24% को हम 25 रुपये से 6 रुपये की देंगे तो 19 लिख सकते हैं यहाँ पर। आप क्या करेंगे? 5 पंजे 25 और 25 का वर्ग 625। ठीक है, डबल जीरो हो जाएगा। 41 का वर्ग निकाल लेंगे। 41 का वर्ग कैसे निकाल लेंगे? 4 एकम 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा यहाँ पर। एक का वर्ग करेंगे पहले, फिर 4 दूनी 8 और यहाँ पर 4 चौक 16 आ जाएगा, यानी कि 1681 इसका वर्ग आ जाएगा यहाँ पर। 1681 की 19 से गुणा करेंगे, 19 कम 19 आ जाएगा। क्या होगा यहाँ पर? 62,500 रुपये थे, जिन पर छूट कितनी है?
कि 31,921 की 31,921 रुपये की छूट मिल गई है। 31,921 की बटे 625, ठीक है, बटे 625 और गुणा 100 करेंगे तो जीरो जीरो हमारे दोनों कट जाएंगे, इसलिए मैंने जीरो नहीं लिखे हैं यहाँ पर। अब 625 से इसको भाग करूँगा तो कितनी बार जाएगा यहाँ से, ये जाएगा लगभग 5 बार, 5 दूनी 10, 5 छंग 30 और 1 31, ठीक है, और 5 बार चला जाएगा। 5 बार जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, इसको इस तरह से काट सकते हो, इस तरह से काटने में थोड़ी सी आसानी होती है। यहाँ से 625 को इससे काटूंगा तो ये कटेगा 5 बार, 6 बार, सॉरी 5 बार कटेगा, ये ऐसे 5 बार कटेगा, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 2 12 और 5 छंग 30 और 1 31, ठीक है। ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा और यहाँ 6 बचेगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर, ये एक बार और कट जाएगा यहाँ पर। तो 51 के साथ कुछ आएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जाऊँगा इससे, और आगे को मुझे कुछ करने की आवश्यकता पड़ी नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इसमें इसकी आपस में गुणा करनी है बस, क्योंकि इसमें दिया होगा कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार और गुणा ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई इसका क्षेत्रफल होता है समांतर चतुर्भुज का। इसलिए मैंने कहा कि मुझे यहाँ गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ पर 3x माइनस का 5y और प्लस का 4, 1m यहाँ पर आ गया और गुणा यहाँ पर बचा मेरा x माइनस का 5y और 1m यहाँ पर आ गया। अब मैं इसकी गुणा करूँगा तो मैं क्या करूँगा, इसमें 1m स्क्वायर मेरा बाहर चला जाएगा और एक एक करके इसमें गुणा कर दूंगा मैं। 3x स्क्वायर यहाँ से इसकी करूँगा, 3x स्क्वायर इसकी करूँगा, माइनस का आएगा, ये आ जाएगा 3 पंजे 15xy, ठीक है। इसके बाद इसकी करूँगा यहाँ पर माइनस 5xy आ जाएगा, उसकी करूँगा प्लस का 5 पंजे 25y स्क्वायर आ जाएगा, 4 बचा, 4x माइनस का 4 पंजे 20y, ठीक है, और इसमें आ जाएगा m स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3x स्क्वायर वाई, अब ऑप्शन के अनुसार लिखेंगे हम इसको 3x स्क्वायर, अब बाद में y के साथ दे रखा तो y स्क्वायर इधर आ जाएगा, y के साथ और कुछ है नहीं, तो मेरा 25y स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर xy दे रखा, 5xy ये है और 15xy ये है, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का आएंगे, माइनस का 20xy आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये किस किस में दे रखा है, प्लस के साथ, ये दो ऑप्शन हमारे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, इससे आगे भी करने की जरूरत है नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8,000 रुपये की मूल धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 5% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता है। 4 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त धनराशि ज्ञात करनी है। भाई 8,000 रुपये की धनराशि है, पी का मान कितना है, 8,000 रुपये है, ठीक है। सवाल में दिया हुआ है कि 5% वार्षिक ब्याज दर से निवेश अर्धवार्षिक, यानी कि आर का मान जो है वो 5/2 हो जाएगा, ठीक है, आर का मान 5/2%। टी का मान कितना है, टी का मान 2 हो जाएगा, 8 वर्ष की निकाल ली है, 8 वर्ष का ब्याज निकालना है हमें यहाँ पर। अब हम इसको फ्रैक्शन को क्या लिख सकते हैं, 5/2 को और क्या लिख सकते हैं, 5/2 को हम लिख सकते हैं 5/2% को 5/200, ठीक है, 5 चौक 20, 1/40 लिख सकते हैं, यानी कि 40 रुपये का अगर धन है तो उसका जो ब्याज होगा 1 रुपये होगा, ठीक है। 40 रुपये का अगर मेरे पास धनराशि है तो ब्याज लिख के वो 41 रुपये हो जाएगी, ठीक है, 41, ये मतलब है इसका। सवाल में पूछा है 8 वर्ष का, अगर 8 वर्ष का पूछा है तो मैं इसको 40 की पावर 8 बराबर 41 की पावर 8 ये मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे इतनी बार गुणा करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि सवाल में यहाँ पहले ही दे दिया था ये, तो इसका मतलब यहाँ से कुछ निकल सकता है मेरा। मैं 1 का मान मान लूँगा कि 1 का बाद 41/40 की पावर 8 है यहाँ पर, और जब मैं इसको भाग करूँगा 41 को 40 से तो मुझे ये प्राप्त होगा यहाँ पर, ठीक है, 1.025 प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पर जिसका मान क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 1.2184 ये दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। 1 का मान ये आ गया तो धनराशि कितनी हो जाएगी, 8,000 से गुणा कर देंगे यहाँ पर। 1.2184 की जब मैं 8 से गुणा करूँगा 8,000 से, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मिश्र धन निकल के आ जाएगा, क्योंकि मेरी जो धनराशि थी वो इतनी गुनी हो रही थी, ठीक है। तो 8,000 की कितनी गुनी होगी, यही तो बात है, इसलिए 8,000 की गुणा करने पर इसलिए मेरा मिश्र धन आएगा। इससे गुणा करूँगा, 3 सिफर है यहाँ पर और पॉइंट है 4 के बाद, तो इसका मतलब ये 3 सिफर तो 3 पॉइंट खत्म कर देंगे, अभी भी 1 पॉइंट रह जाएगा, कहाँ पर रह जाएगा वो 4 से पहले रह जाएगा, ठीक है। ये मेरा इस तरह से आएगा 121,4
और 8.4 गुणा 8 ये बचेगा जब मैं 3 पॉइंट खत्म कर दूंगा। अब इसकी जब मैं गुणा करूंगा तो ये मेरा आएगा 8 चौक 32, 8 64 और 3 67 का 7, ठीक है। 8 एकम 8, 8 7 8 6 14 का 4 हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17 का 7 और 8 एकम 8 1 9 97 47.2 ये मेरा अमाउंट आ गया निकल के, ठीक है। ये मेरा अमाउंट आ गया। यहाँ पर सवाल में पूछा है ब्याज। 8,000 रुपये की धनराशि इसमें से घटा देंगे। 8,000 रुपये की धनराशि घटाऊंगा तो 1747.20 बचेगा, 1747.20 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। हालांकि एक तरीका और भी है इसका करने का, ठीक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा दिक्कत है नहीं। अगला सवाल यह है कि 3 पुरुष और 14 महिलाएं किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 मेल है और 14 वुमेन्स हैं। ये करते हैं कितने? 18 दिनों में। और 11 मेल और 8 वुमेन ये करती हैं उसी काम को 12 दिनों में। यहाँ पर ये दोनों 6 से कट रहे हैं, 6 3 18 और 6 दूनी 12, 2 बार कट रहे हैं ये। इसकी मैं अंदर गुणा कर लूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9 एम, 14 3 42 वोमेन बराबर का 11 दूनी 22 बहन और 8 दूनी 16 वोमेन्स, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। अब यहाँ से मैन एक तरफ कर लूँगा, वोमेन एक तरफ कर लूँगा। मैं यहाँ पर 22 को इधर लेके जाऊँगा, 22 को इधर इधर 9 को इधर लेके जाऊँगा और 16 को इधर लेके आऊँगा। 42 में से 16 जाएगा तो ये कितना बचेगा? 26 बचेगा। यहाँ पर 26 वुमेन बचेंगी और इसको 22 में से इसको घटाऊंगा तो 13 मैन बचेंगे। यहाँ पर 13 दूनी 26, 2W बराबर 1 M आएगा यहाँ पर। देखिए मैन की और वुमेन की जो एफिशिएंसी है तो मैन की आ जाएगी यहाँ पर 2 और वुमेन्स की आ जाएगी 1, यानी कि एक पुरुष के कार्य के बराबर है 2 महिलाओं का कार्य है, ठीक है। 2 महिलाएं जो हैं वो एक पुरुष के बराबर काम करेंगी। यानी सवाल में ये बात पूछी थी कि कितनी महिलाओं का कार्य एक पुरुष के कार्य के बराबर है। यहाँ पर है कि अगर कोई काम है तो उस काम में 1 घंटे में मेंस करता है 2 काम, मैन करेगा 2 काम और वुमेन करेगी केवल 1 काम। तो इसका मतलब ये हुआ कि महिला का 1 काम आदमी के 2 काम के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य ये है और उनके मूल्य ये है यहाँ पर। तो सबसे महंगी वस्तु तो औसत मूल्य कितना है? 15,015 यहाँ पर। यहाँ पर गुणा कर लूँगा 3 से योग निकालने के लिए, तो टोटल आ गया मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। टोटल आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर महंगी वस्तु का मूल्य पूछा है तो महंगी वस्तु है 7 ऊपर और टोटल 5 3 8 या 15 है। यहाँ पर 15 से इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर सबसे महंगी वस्तु का मूल्य निकालना ना मुझे, तो आ जाएगा 15 एकम 15 और 15 एकम 15 तो आ जाएगा 7 या 21। यहाँ पर 21 किसके गुणा कर लूँगा? 21 0 21 आ जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 40 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं की औसत बताना। 41 भी हो जाएगी, 43 भी हो जाएगी और 44 45 46 47 हो जाएगी, 48 49 50 51 52 53 हो जाएगी, 54 55 56 57 58 59 हो जाएगी, 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 कहाँ तक? 80 तक पूछिए। 71 हो जाएगी, 71 के बाद 73 हो जाएगी, 74 75 76 77 और 79 हो जाएंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हैं, ठीक है। टोटल 10 संख्याएं हैं यहाँ पर, ठीक है। टोटल 10 संख्या हैं और इनका जब मैं योग करूंगा इनका सबका तो 1 और 3 4 7 4 11 और 3 14 और 9 23 24 और 31 32 35 और 9 35 और 9 हो जाएगा 44 का 4 हासिल लेंगे 4 यहाँ पर। 7 7 या 21 6 दूनी 12 31 हो जाएंगे, 41 होंगे और 41 और 12 53, यानी कि 53 और 4 कितना हो जाएगा? 53 और 4 हो जाएगा 57, यानी कि 574 जो है, ठीक है। इसको यानी कि यहाँ पर जोड़ता हूँ दोबारा, 7 या 21 और 6 दूनी 12 ये हो जाएगा 32 और 32 42 42 और 12 42 और 12 54 होगा, 54 और 4 58
अगला सवाल दिया हुआ है कि 40 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है। 40 और 80, ठीक है, ये 40 है और 80, इसके बीच की अभाज्य संख्या हमें फाइंड करनी है। तो 41 हो जाएगी, 42 43 हो जाएगी, 44 45 46 47 हो जाएगी, 48 49 50 51 52 53 हो जाएगी, 54 55 56 57 58 59 हो जाएगी, 60 61 हो जाएगी, 62 63 64 65 66 67 हो जाएगी, 68 69 70 71 हो जाएगी, 72 73 हो जाएगी, 74 75 76 77 79 हो जाएंगी। तो ये 80 तक की अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या है 40 से लेकर 80 तक। इनका मैं योग करता हूँ। 1 और 3 4, 7 11, 3 14, 9 14 9 23 24 31 32 35 और 9 35 और 9 44, यानी कि यहाँ पर आ गया 4। अगर नीचे 10 है तो इसका मतलब पॉइंट हमारा कहाँ लगेगा, यहाँ पर लगेगा, चाहे हमारा योग कुछ भी आए। तो 0.4 होना चाहिए। तो 0.4 तो केवल ऑप्शन नंबर बी में है, तो मेरा आंसर यहीं पर मिल जाएगा मुझे, और मुझे जोड़ने की आवश्यकता इसमें है नहीं। आप जोड़ करके देख सकते हैं, मेरा आंसर ये आ गया है यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन है सितर जल में नाव की चाल। अभी सेम पिछला ही ये सवाल है, पिछले प्रैक्टिस सेट में था, बस इसमें संख्या ही चेंज हो गई है। उसमें मैंने बताया था कि ds लिखो, तुरंत us लिखो, b लिखो और w लिखो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, नाव की चाल दी हुई है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की, और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की। ये हो जाएगा 9 5 14 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पर उसको कुल समय की बात की गई है, तो कुल समय की अगर किसी ने पिछली देखी होगी तो उसको आसानी से समझ जाएगा इस सवाल को। तो कुल की बात की गई है, तो ऊपर मैं क्या लिखूंगा, दोनों की गुणा रखूंगा 14 गुणा 4, नीचे इनका योग लिखूंगा। अगर कुल की बात की गई है तो 18 रखूंगा, गुणा टाइम बराबर का हो जाएगा मेरा यहाँ पर 75.6 किलोमीटर की उसको दूरी तय कर रहा है। ये वही वाला फॉर्मूला लगा इसमें, S1 गुणा S2 स्पीड का, और यहाँ पर इनका डिफरेंस, और डिफरेंस कब, अगर कुल समय दिया हुआ तो इनका योग रखा जाएगा, और टाइम में डिफरेंस दिया हुआ है तो इनका अंतर रखा जाएगा यहाँ पर, गुणा टाइम बराबर डिफरेंस और डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे टाइम चाहिए, तो यहाँ पर कुछ कट रहा है, यहाँ पर 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 9 18 कट जाएगा यहाँ पर। और तो यहाँ से कुछ कट नहीं रहा है, यहाँ पर 14 से इसको काट के देखूँगा, 14 से कट जाएगा, 14 पंजे 70, ठीक है, 14 पंजे 70 और 14 चौका 56, 5.4 बार कट जाएगा यहाँ से। अब 2 बार भी कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 2.7 आ जाएगा, और नीचे बचा टी, वो 9, टी का मान आ जाएगा 9 गुणा 2.7। तो ये मेरा क्या आना चाहिए आंसर, ये आना चाहिए मेरा 243 आना चाहिए, 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18, 18 से 24, ठीक है, 243 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं करता हूँ। अगला क्वेश्चन ये है, समांतर श्रेणी का कौन सा पद 56 है, ठीक है। तो पहले बताया था, पिछले में भी इस तरह का आया था, tn पद हो जाएगा a प्लस n माइनस का 1d ये होता है, ठीक है। tn कितना है 56 दिया हुआ है, a का मान यहाँ पर है 2 और n का मान हमें ज्ञात करना है, d का मान आ जाएगा यहाँ पर, इनका डिफरेंस 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, 54/3 बराबर n-1 आ जाएगा, 3 अट्टे 24 बराबर n-1, यानी कि n का मान 19 आ जाएगा यहाँ पर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन, ये सवाल मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आसान सवाल है, कई बार इसमें रिपीट हो गए हैं सवाल। ये कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है, सह अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है, यानी कि कुछ उसमें कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि सहभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं होगा। इसमें अभाज्य है ना, सह अभाज्य, तो ये तो सहभाज्य है क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, ये भी सहभाज्य है, ये भी, इसमें 2 कॉमन दिया हुआ है, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, दोनों में कॉमन दिया हुआ, तो ये एक संख्या ऐसी है जो सहभाज्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% बचत करता है। इसको एलिगेशन से भी करते हैं, लेकिन एलिगेशन से अच्छा तरीका हमारे पास ये है। और देखो दोनों तरीके होते हैं तो मैं दोनों बताता हूँ, मैं एलिगेशन वाला भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एलिगेशन इतना अच्छा काम करता नहीं है क्योंकि इसमें आय व्यय और बचत दी हुई होती है। तो एक तरीका मैं बहुत अच्छा बता रहा हूँ। मान लो उसकी मासिक आय जो थी वो 100 रुपये थी, ठीक है। अब वो क्या करता है, 1 मिनट रुको, यहाँ पर 10 मासिक आय का 10% बचत करता है ना वो, ठीक है। तो मैं इसको मान लेता कि मासिक आय उसकी 10 रुपये है मासिक आय यहाँ पर, ठीक है। 100 में तब रखूँगा जब मुझे अगर पॉइंट में आंसर आना होगा, तो चलो मैं 100 ही रख लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो 100।
10% बचा रहा वो, ठीक है। ये तो इसकी इनकम हो गई। और बचत कितनी हो गई, बचत मान यानी कि सेविंग कितना, 10% बचत करता है यानी कि 10 रुपये बचा रहा, और एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, खर्च उसका खर्च हो जाएगा 90 रुपये उसका, ठीक है। अब आगे बोला है यदि उसकी मासिक आय 30% की वृद्धि होती, अब मासिक आय में 30% की वृद्धि होगी यानी कि 130 हो गई, ठीक है। और पिछली आय पिछली बचत से 20% अधिक बचत, अब जो है बचत सेविंग उसकी 10% थी, अब 20% अधिक हो गई यानी कि अब हो गई 12, ठीक है। पहले 10 थी, अब 20% अधिक हो गई तो कितनी होगी, 12 हो गई। तो ये इसकी एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, खर्च कितना हो जाएगा, 130 में से 12 जाएगा तो 118 बचेगा यहाँ पर। अब जो खर्च है उसका 118, पहले खर्च उसका 90 रुपये था और अब 118 है। तो सवाल में पूछा है कि व्यय में प्रतिशत वृद्धि बतानी है, 90 से 118 हो गया तो यानी कि कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया 28 बढ़ गया 90 से, ठीक है। 28 की वृद्धि है किससे हुई है, 90 से हुई है, गुणा 100 करेंगे, 0 से 0 कटेगा यानी कि 280 को मैं 9 से भाग करूंगा तो मेरा क्या आना चाहिए, 9 के 27 तो आना चाहिए। 3 तो 2 ऑप्शन में तो ये तो खत्म हो जाएंगे और बचा कितना यहाँ पर, 1 3 1 3 31 पॉइंट, ये आ जाएगा मेरा 31.11। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दो पाइप ए और बी है इस तरह से। पाइप ए है ये 12 घंटे में भरता है, पाइप बी है ये 10 घंटे में भरता है यहाँ पर, ठीक है। दोनों मिलके दोनों की एलसीएम 60 आ जाएगा, 12 पंजे 7 और दक्षिण 60, यानी कि वो 60 लीटर की टंकी को दोनों मिलकर 11 यूनिट से बढ़ते हैं, यानी कि इतने घंटे में भर देते हैं 60/11 में। और सवाल में बोल रहा था कि 7800 लीटर की टंकी को इतने में भर देते हैं, यहाँ पर इतने में भरते हैं मिलकर के, वो 7800 की टंकी को भरते हैं वो कितने में, 60/11 में। सवाल में पूछा 8800 लीटर की खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 8800 को कितना लगेगा, 8800 बटे यहाँ पर आ जाएगा मेरा 7800, ठीक है। दो सिपाही मेरे कट जाएंगे यहाँ से, 11 यहाँ से भी कट जाएगा, यहाँ से काटूंगा इसको, ये 13 आएगा यहाँ पर, यानी कि 80/13 आ जाएगा मेरा यहाँ पर, 80/13 घंटे में भर देगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला सवाल है यहाँ पर, सवाल नंबर 16 है कि एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात ये था, भाई ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं, यहाँ पर इनका अनुपात क्या था, 2 8 16 और 3 पंजे 15, ये अनुपात था पहले। यदि एक लड़का और 3 लड़के शामिल होती हैं तो अनुपात ये हो जाता है, अनुपात क्या हो जाता है, 1/2 अनुपात 1/3 को मैं 3:2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अगर नहीं पता हो तो क्या करेंगे, दोनों में 6 से गुणा कर देंगे बराबर करने के लिए, क्योंकि इनका एलसीएम 6 है, दोनों से कट जाएंगे तो यहाँ पर 2 3 6 3 9 6 हो जाएगा। तो अनुपात 3 और 2 हो जाता है। तो एक अनुपात 2 और 3 और 2 होता कब है, ये तब होता है जब इसमें एक लड़का जुड़ता है और 3 लड़की जुड़ती हैं इसमें, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी यहाँ पर। अब क्या करूँगा मैं, इसमें मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा जो मैं करता हूँ, 2 8 16 आ जाएगा यहाँ पर, 3 पंजे 15 आ जाएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा, वो 2 एकम 2 आ जाएगा यहाँ पर, और 3 3 9 आ जाएगा यहाँ पर। ये प्लस के निशान क्यों लगाए, क्योंकि हो सकता था यहाँ पर 3 लड़के निकल भी सकती थी, ठीक है। तो जब निकलती हैं तब माइनस लगाते हैं, तो तब डिफरेंस क्या होगा यहाँ पर, डिफरेंस यहाँ पर होगा, डिफरेंस होगा 7 का। यहाँ पर अगर एक माइनस का होता ना, कोई सी निकल दी, तभी जुड़ते दोनों डिफरेंस के लिए जुड़ते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 1 का, तो 1 का मान जो होगा वो 7 होगा, 1 का मान 7 है। सवाल में क्या पूछा, मूल रूप से समूह में कितनी लड़कियाँ थी, तो समूह में मूल रूप से कितनी लड़की थी, 5 लड़की थी। 5 से यहाँ गुणा कर देंगे, 5 7 35 आ जाएगा, 5 7 35 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन है ये वाला, ये भी पिछले सेट में भी आ गया, हर सेट में आ रहा है, ठीक है। इस सवाल तो अब ये वाला सवाल है यहाँ पर, ठीक है। इसमें देखा, इस सवाल को क्या करते हैं बच्चे, क्या करेंगे, इनका वो परिमेयकरण कर लेंगे, परिमेयकरण नहीं करना है इनका, ठीक है। अगर दो संख्या इस तरह से दी हुई है तो परिमेयकरण नहीं करना है, उसमें समय लग जाएगा हमें। इस तरह से संख्या दी हुई है, ठीक है, मैं संख्या हमारी वहाँ पर लिखी हुई है तो मैं डायरेक्टली गुणा करता हूँ, 7 से इसकी करूँगा, 7 से 21 आ जाएगा मेरे पास, फिर 7 की और माइनस √5 की गुणा करूँगा, √5 है 7 √5 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं √3 5 की इस वाले की, √3 5 की फिर इसमें गुणा करूँगा, क्योंकि इस तरह से गुणा होगी, इसकी इससे गुणा होगी, इसकी इससे गुणा होगी और इसकी इससे गुणा हो जाएगी, इस तरह से होता है इसमें, ठीक है। इसकी जब मैंने गुणा करी ये हो गई। अब मैंने यहाँ पर करूँगा 3 3 9 √5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3 पंजे 15, क्योंकि √5 की 5 बचेगा, 5 से गुणा करने पर 3 पंजे 15 हो जाएगा। अब मेरा यहाँ पर माइनस का निशान है तो मैं एक बार माइनस को ब्रैकेट में लूँगा अभी,
3 7 21 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद मेरा यहाँ पर बचेगा 3 3 9 रूट 5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर मैं 5 से गुणा करूँगा यहाँ पर, तो यह आ जाएगा मेरा 7 रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। एक और बच रहा मेरा यहाँ पर, जो कि मेरा माइनस का यहाँ आ जाएगा 15, ठीक है। ये आ जाएगा 15। अब इसको जब मैं माइनस को खोलूँगा, ओपन करूँगा, तो मेरा क्या आएगा, ये प्लस के माइनस में हो जाएंगे, माइनस के प्लस में हो जाएंगे। तो ये माइनस का 21 और प्लस का 9 रूट 5 आ जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा मेरा माइनस का 7 रूट 5 बचेगा और ये प्लस का जाएगा 15, ठीक है। जब मैंने इसको ब्रैकेट को खोल दिया तो इसको मैं हटा सकता हूँ यहाँ से, इसका मेरे पास कोई काम नहीं रहा। अब मेरे पास जो है, मेरे पास अब ये बचा है यहाँ पर, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर ये रह गया है, ठीक है, वो मैंने हटा दिया है, मैंने ब्रैकेट खोल दिया। अब ये तो ऊपर वाला हो गया, नीचे की गुणा करूँगा तो 3 3 9 माइनस का 5 आ जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी बन रही है नीचे। तो मेरा जो नीचे आएगा, नीचे आ जाएगा मेरा 3 3 9 माइनस का 5, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कट रहा होगा, देखो 21 से 21 कट गया यहाँ पर ये, ठीक है। और क्या कट रहा है यहाँ पर, 15 भी कट गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 15 भी कट चुका है, ये 15 भी कट गया। अब जो बचा मेरे पास 9 रूट 5 और 7 रूट 5, ये दोनों बचे। ये आ जाएगा 9 9 18 आ जाएगा, 18 रूट 5, और ये आ जाएगा माइनस में है दोनों, तो माइनस के बचेंगे 14 रूट 5 बचेगा ऊपर, और नीचे बचेगा मेरे पास 4, ठीक है। नीचे बचेगा मेरे पास 4, 18 रूट 5 में से 14 रूट 5 जाएगा तो 4 रूट 5 बचेगा यहाँ पर, और नीचे मेरे पास बचा 4। कुल मिला के मेरे पास रूट 5 बचा है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसका परिमेयकरण करता तो मुझे और थोड़ा सा अभी इसमें काम करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर परिमेयकरण की आवश्यकता है नहीं, अगर इस तरह से दिया हुआ है तो। संख्या एक सी है, इसलिए मैंने परिमेयकरण नहीं करा इसका, लेकिन मैंने देखा कि कई जगह इसको परिमेयकरण करके बताया गया है, जो कि गलत है। अब यहाँ पर मेरा रूट 5 आ गया यहाँ पर, ठीक है। मेरा रूट 5 आ गया, तो रूट 5 का मान जो है किसके बराबर होगा, रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 दूनी 4, 2 के साथ जाएगा, 2 के पॉइंट में कुछ आएगा, तो ये तो होगा नहीं, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसको भी हमें करना चाहिए एकदम से, यहाँ पर हमें आंसर नहीं ठीक करना है कि मेरा 2 पॉइंट कुछ एक या 2 से कुछ ही बड़ा होगा, तो हालांकि ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा, 2 से कुछ ही बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर तो कर लेंगे, एक बार देख लेंगे। रूट 5 को, जैसे हम यहाँ पर रूट 5 है तो हम इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैं इसकी गुणा करूँगा, 2 से भाग करूँगा, 2 दूनी 4, ठीक है। 3 से नहीं कर सकता क्योंकि ऊपर जा रही है यहाँ पर, 2 से गुणा करूँगा, 2 यहाँ रखूँगा, 2 को नीचे बढ़ाऊँगा और उसको जोड़ दूंगा, तो कितना बचेगा, 2 और 2 4 आ जाएगा यहाँ पर, और 2 दूनी 4 यहाँ पर आ गया था, इसमें से घटाऊँगा 1 बचेगा यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगा, 2 सी पर बढ़ा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 1 रखता हूँ और यहाँ पर 1 रखता हूँ, तो 41 का 41 आ जाएगा, तो मुझे 2 रखना पड़ेगा यहाँ पर, 41 42 दूनी 84 आ जाएगा। मेरा 2.2 कुछ आएगा यहाँ पर, 2.2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में चला जाएगा, ठीक है। ये सवाल है, ये सवाल थोड़ा सा इसमें क्या था, इस सवाल में अगर देखा जाए तो इसमें ये सवाल इस तरह से होता है, देखो इसमें ये होती है रिमेनिंग वैल्यू बटे इनिशियल वैल्यू बराबर इनिशियल वैल्यू, और ब्रैकेट में 1 माइनस टी बटे एक्स होता है बराबर n। ये इसमें फॉर्मूला होता है इस सवाल में करना। इस सवाल में कमी क्या इसमें दिया हुआ क्या है मैं बता रहा हूँ। इस सवाल में दिक्कत क्या है, दिक्कत इस सवाल में ये है कि इसमें जो है ये पहले रिमेन कितना है, यहाँ पर 5% बचा और शुरू में 24% थी। यहाँ पर 12 लीटर लूँगा दोनों का तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ से ये 12% यहाँ पर कट जाएगा मेरा दोनों तरफ से 12%। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, रिमेन कितना है 5 है यहाँ पर, और इनिशियल कितना है यहाँ पर जो पहली थी वो 24% थी, ठीक है। 12 और 24 थी। अब यहाँ पर 1 माइनस टी मुझे ज्ञात करना है कि कितनी बार, हर बार कितना निकाला गया था। एक्स कितना था शुरू में, टोटल 12 था यहाँ पर, ठीक है। और ये 2 बार हुआ था ऐसा, ठीक है। तो मैं इसको 5/24 लिख सकता हूँ, और इसको 1 माइनस का टी बटे 12 की पावर 2 लिख सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पर इतना लिख दिया, तो यहाँ पर क्या होना था, यहाँ पर 5/24 का मान जो है ना, ये पूर्ण वर्ग होना था चाहिए था यहाँ पर आंसर भी इसी तरह से दिए हुए हैं, जो कि बहुत ही कठिन हो जाते हैं ये, ठीक है। तो इसमें से टी का मान एक एक करके रख के देखना पड़ेगा, यही इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो जो कि एक डिफिकल्ट संख्या यहाँ पर बन रही थी। यहाँ पर मान लिया यहाँ पर दिया हुआ होता 9/25 दिया हुआ था, तब मेरा बहुत आसान हो जाता। 3/5 बराबर 1 माइनस का टी बटे 12 हो जाता, ठीक है। यहाँ पर ये कट जाता है यहाँ पर। टी का मान मैं आसानी से निकाल सकता था, तो कितनी बार निकाला गया है, ठीक है। हालांकि सवाल में इस तरह से एग्जाम में नहीं मिलेगा इस तरह से, ठीक है।
अगर इस तरह से मिल जाता है तो ये 100% स्किप ही करना है ये सवाल पहले। सहसंबंध गुणांक स्वतंत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाए, स्केल और मूल बिंदु दोनों के परिवर्तन से होता है ये, ठीक है। हालांकि ये इससे संबंधित नहीं है, इस सांख्यिकी से संबंधित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है, शब्द क्वेश्चन पर विचार करना है। इस पर ये क्वेश्चन है, यहाँ पर ये QUESTION, ठीक है। इस पर विचार करेंगे और इसमें भी देखेंगे कि 8 अक्षरों का ये है, ठीक है, 8 अक्षर है। ऐसे कितने सार्थक निर्थक शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें सभी व्यंजन एक साथ आते हैं। फिर व्यंजन कितने इसमें Q है, S है, T है और N है। बाकी के 4 क्या है, इसमें स्वर है, ठीक है, ये हो गए। यहाँ पर बाकी क्या है, वोवेल्स है, ये कॉन्सोनेंट है और ये वोवेल है यहाँ पर, ठीक है। अब सवाल में बोला है कि व्यंजन साथ लाने हैं, व्यंजन साथ लाने हैं, तो इसका मतलब इसको अगर मैं एक टर्म मान लूँ तो 4 बार ही आएंगे, इसमें से कोई सा भी कहीं भी आ सकता है, इसको हमें साथ में लेना है। तो मेरे टोटल 5 तरीके बन जाएंगे, फैक्टोरियल 5 यहाँ पर, ठीक है। अभी और भी बनेंगे यहाँ पर, क्या बनेंगे, क्योंकि QSTN ये बोला है कि एक साथ आए, तो एक साथ आए तो हो सकता है Q पहले हो सकता हो S पहले हो सकता हो T पहले हो सकता हो N पहले हो। तो फैक्टोरियल 4 तरीके ये भी बनेंगे यहाँ पर। टोटल तरीके मेरे ये बनेंगे यहाँ पर 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इससे आगे नहीं लिखूँगा, इसका वर्क कर दूंगा क्योंकि फैक्टोरियल 4 भी आगे है हमारा, ठीक है। तो क्या करूँगा यहाँ पर 5 4 तिया 12 12 दूनी 24, 24 का वर्ग कितना होता है 576, 576 की 5 से गुणा कर दूंगा, कितना आ जाएगा 5 6 30 और 5 7 35 और 3 38, 5 5 25 और 3 28, 2880 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें बोला है कि दिए गए यदि किसी दिए गए वर्ष में 2,50,000 पर्यटक भारत आए और डेटा का आयु, ये यहाँ पर देश भर से आने वाले हैं भारत में, ये रूस से आए हैं, ब्रिटिश से 25%, अमेरिका से 40%, ठीक है। ये 10 वर्ष से कम आयु के हैं, ये 10 से 30 वर्ष तक के बीच के हैं, और ये 31 से 50 तक के हैं, और ये बचे हुए जो हैं ये 50 वर्ष से अधिक की आयु के हैं। सवाल में पूछा है तो कितने भारत आने वाले रूसी पर्यटकों की संख्या जो 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की थी। 50 रूसी कितने हैं, 15% है। मैं मान लेता हूँ शुरू में मैं 100 मान लेता हूँ, अभी मैं इसको नहीं ले रहा इस डाटा, क्योंकि इस डाटा को लेने से थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। मैं 100 लेता हूँ अभी, ठीक है। तो 100 में से 15% तो रूसिया हैं, ठीक है। अगर ये 100 लोग भारत आए हैं विदेशों से, तो 100 में से 15% तो रूसी हैं, तो 15 लोग तो रूसी हो गए। 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के थे, तो 50 वर्ष से अधिक आयु के ये वाले होंगे। यहाँ पर डाटा दिया नहीं है, वो हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 10%, ठीक है। ये निकालना नहीं पड़ेगा, 10% दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो 10% निकालूंगा इसका तो कितना हो जाएगा, 10% निकालूंगा तो 1.5 आ जाएगा इसका, ठीक है। 1.5 आ जाएगा, यानी कि 100 में से 1.5 जो है वो 50 वर्ष से अधिक आयु के थे जो रूसी पर्यटक थे, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो 100 का मान कितना है, 100 का मान अब ले लूँगा यहाँ पर मैं, 100 का मान कितना है 2,50,000, 2,50,000 है, 2 सिफर कट जाएंगे मेरे, यानी कि 2500 बचेगा, यानी कि 1.5 को मैं 2500 से गुणा कर दूंगा, जो कि मेरा आंसर आ जाएगा। 1 पॉइंट से मेरा 1 सिफर खत्म हो जाएगा, तो मेरा 15 और गुणा 250 की गुणा करनी पड़ेगी, 15 पंजे 75 या 15 दूनी 30 और 7 37, यानी कि 3750 लोग ऐसे थे जो 50 वर्ष से अधिक आयु के थे और वो रूसी पर्यटक थे। अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर इसकी माध्यिका ज्ञात करनी। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इनको हमें आरोही क्रम में लगाना पड़ता है, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ 6 आ जाएगा सबसे पहले 6, उसके बाद यहाँ पर 8 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसकी माध्य दिया हुआ है यहाँ पर, ये x भी है यहाँ पर, ठीक है। आंकड़ों की माध्यिका क्या है, यहाँ पर x भी दिया हुआ है, का माध्य 15 है यहाँ पर इसका माध्य भी दिया हुआ है पहले, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका माध्य निकालना पड़ेगा, यानी कि x का मान निकालना पड़ेगा, फिर माध्यिका निकालनी पड़ेगी। तो पहले क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 12 और 13 कितना हो जाएगा, 25 और 15 40, 18 58, ठीक है। 58 हो गए यहाँ तक, 58, और इसके बाद ये हो जाएगा 18 और 12 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 30 हो गए, और यहाँ पर बचे 8 6 14 और 30 44 हो गए, 58 44 हो गए ये, ठीक है। 28 बचा यहाँ पर, 28, इसको जोड़ेंगे 8 4 12 और 8 20 का सिफर बचा, और यहाँ पर आ जाएगा
5 4 9 2 11 1 12 120 आ जाएगा इनका टोटल सबका योग। 120 प्लस एक्स आ जाएगा, एक्स भी है यहाँ पर। इनका जो माध्य संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं हैं यहाँ पर। इनका माध्य कितना है, 15। तो ये आ जाएगा एक्स का मान आ जाएगा यहाँ से 30। ठीक है, एक्स का मान 30 आ जाएगा यहाँ से, 10 मैंने डायरेक्ट ब्लॉक कर दी इसकी। एक्स का मान जो हो जाएगा वो 30 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं यहाँ पर, अब मैं इसको आरोही क्रम में लगाना पड़ेगा मुझे। आरोही क्रम में लगाने के लिए 6 8, इसके बाद कौन सी संख्या आएगी यहाँ पर, 12 है 2 बार। ठीक है, उसके बाद फिर 13 है, फिर 15 है, 18 है 2 बार यहाँ पर। ठीक है, 12 2 बार आ गई है, यहाँ पर 12 आ गई 2 बार, 6 आ गया, 8 आ गया, 13 भी आ गया यहाँ से, 15 आ गया, 18 आ गया 2 बार यहाँ पर, और क्या बचा यहाँ पर, 28 बचा, और यहाँ पर क्या बचा, 30 बचा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना, आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी है, माध्यिका। तो माध्यिका ज्ञात करते हैं, टोटल 10 है जैसे। ठीक है, फॉर्मूला नहीं लगाना है, इसको 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 5वां पद ले लेंगे और एक अगला ले लेंगे, छठा पद। ठीक है, 5वां और छठा पद ले लेंगे, इससे अगला वाला। अगर संख्या सम है तो, यानी कि इनके जो कितनी संख्या है, 10 है, अगर ये सम है तो। अगर 11 होती तो क्या करते, 11 प्लस 1/2 यानी कि 12/2 छठा पद ले लेते बस। ठीक है, तो छठा पद ही हमारी माध्यिका हो जाती अगर ये विषम संख्या होती तो। अब यहाँ पे सम दिया हुआ है, जैसे 10 दिया हुआ है, तो यानी कि 5वां पद लेंगे, 1 2 3 4 5। 13वां पद लेंगे और 15वां पद लेंगे, 13 और 15 कितने हो जाएंगे, 28। 28/2 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि ये तालिका, इसका अध्ययन करेंगे हम। तो यहाँ पर देखेंगे, ये एक्स है, राज्य जेड है यहाँ पर, और ये उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या है, और यहाँ पर ये इनका प्रतिशत है उत्तीर्ण उम्मीदवारों का। ठीक है, यहाँ पर जब देखेंगे, इसको अध्ययन करना चाहिए एक बार देख करके, एक ज़्यादा 10 से 15 सेकंड में। आप कह देंगे वर्ष 2010 में राज्य एक्स से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या में से पुरुष और महिला उम्मीदवारों का अनुपात 5:7 है। ठीक है, यदि वर्ष 2010 में एक्स राज्य से उत्तीर्ण महिला उम्मीदवारों की संख्या 168 है, तो वर्ष 2000 में राज्य एक्स से उपस्थित उम्मीदवारों की, तो राज्य एक्स कौन सा है, ये वाला है, और 2010 ये है। तो यहाँ पर एक खाली दिया हुआ है, तो इसी का मान हमें ज्ञात करना है। उत्तीर्ण उम्मीदवार है 60% यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर पुरुष और महिला उम्मीदवारों का अनुपात दिया हुआ है, जो उत्तीर्ण संख्या में से, एक्स से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या में से पुरुष, यानी कि जो पास हुए हैं, तो उनका जो अनुपात है 5 और 7 है। 5 कौन है, 5 मेल है और 7 फीमेल है, ये उनका उत्तीर्ण का अनुपात है। और 2010 में एक्स से उत्तीर्ण महिलाओं की संख्या दे रखी है 168 है, संख्या दे रखी है 168। ठीक है, 168 यानी कि 7 का मान 168 है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 24 पंजी 120 हो जाएगा। 120 जो है वो मेल उत्तीर्ण हुए थे। टोटल कितने हुए, टोटल 8 8 288 टोटल उत्तीर्ण हुए थे। ठीक है, टोटल उत्तीर्ण थे 288, यानी कि 60% का जो मान है ना यहाँ पर, ये 60% उत्तीर्ण हुए थे यहाँ पर। 60% का मान जो है वो 288 है। तो हमें ज्ञात करना 100%, क्योंकि इसमें संख्या पूछी गई है पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों की, तो 100% का मान हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। 100% बटे यहाँ पर आ जाएगा 60, यहाँ पर 60 आ जाएगा, 1 से कट जाएगा ये, और 6 से काटूंगा यहाँ से, 6 चौक 24, 6 48। ठीक है, 480 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो 480 उम्मीदवार यहाँ पर उपस्थित थे, ये 480 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये भी रिपीट है, इसके अंदर गुणा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये गुणोत्तर श्रेणी है, इसके प्रथम 63 पदों का योग समान गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 61 पदों के योग के बराबर है। ठीक है भाई, यहाँ पर 63 जो SN है, ठीक है, 63 लिखेंगे यहाँ पर। 63 पदों का योगफल जो है, 63 पदों का योगफल वो 61 पदों के योगफल के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 61 पद जो है वो इधर भी तो आए होंगे। ठीक है, जो 61 पद हैं वो इधर भी होंगे, तो कुल मिला के यहाँ पर 61 पद मैं यहाँ से हटाऊंगा, यहाँ पर S62 और S63 केवल ये रह जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, S63 रह जाएंगे, जो कि यहाँ पर 0 हो जाएगा जब इसमें से इसको घटा दूंगा S61 में से। S63 S62 और नीचे को S61 ये बराबर है बिल्कुल सेम, यानी कि इधर वाले x61 इधर वाले x61 से कट जाएंगे। ठीक है, अब मेरे पास S62 और S63 बचा। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ AR
और 62 माइनस 1 यानी कि 61 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि tnवा पद होता है ना, इसमें tnवा पद जो होता है वो ARn-1 होता है। ठीक है, यहाँ से AR 61-1 लिख सकता हूँ और इसको मैं AR 62 लिख सकता हूँ बराबर का 0। ठीक है, यहाँ से मैं AR कोमा लिख सकता हूँ तो 1 बचेगा और यहाँ पर केवल R बचेगा बराबर का 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 1 प्लस R बराबर 0 बचेगा, क्योंकि ये इधर जाकर 0 हो जाएगा। R का मान आ जाएगा -1। ठीक है, यहाँ पर सवाल में जो भी दिया हुआ था, आगे बोला था कि इसमें उसी गुणोत्तर श्रेणी में दूसरा पद ये है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सवाल में पूछा कि 50 पदों का योगफल, भाई यहाँ पर 50 पदों का योगफल पूछा है। ठीक है, हमें एक चीज़ पता है, यहाँ पर एक चीज़ हमें ये पता है कि इसका जो योगफल होता है SN बराबर जो होता है तो Rn-1/R-1 और गुणा A होता है। ठीक है, ये आगे पीछे भी हो सकता है, कब, जब R छोटा या बड़ा हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर R ऑलरेडी छोटा है यहाँ पर, तो ये मेरा फॉर्मूला ये लगेगा। अब यहाँ पर n का मान अगर सम है, n का मान सम है और R का मान -1 है, तो ये तो मेरा सम आ जाएगा। यानी कि मैं इसको ऐसे लिखूंगा, -1 और इसकी संख्या सम में है, 50 है, 60 है, कुछ भी है, यहाँ पर 100 है, 200, इस तरह से होती, तो मेरा एक ही बनता है। 50 -1 ये बनेगा ऊपर, तो यानी कि 1 - 1 0 हो जाएगा और नीचे मेरा -1 यानी कि 0/-2 बचेगा, तो मेरा आंसर 0 ही आएगा। ऑप्शन नंबर C ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर यहाँ पर 51 होता तब इसका आंसर कुछ और होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो पासों को फेंका जाता है तो उन पर आने वाली संख्याओं का जोड़ा जाता है, तो यह ज्ञात होता है कि आने वाली ये दोनों संख्याएं भिन्न हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उनका योग 12 है। ठीक है, 6 और 6 नहीं होना चाहिए इस तरह से। ठीक है, 6 और 6 नहीं होना चाहिए, इसमें पहले ही बताया कि आने वाली संख्याएं भिन्न है। ये होता, अगर ये नहीं होता तो फिर प्रायिकता बन जाती इसकी। अब ये नहीं है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो जोड़ करके 12 बननी है, तो ऐसी तो कोई सी संख्या नहीं है जो जोड़कर 12 बननी है। 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6, ऐसी तो कोई संख्या नहीं बन रही। ठीक है, 6 के अलावा अगर मैं दो पासों में से दोनों को 6 ले लूँगा तब तो बननी है, लेकिन यहाँ पर कह दिया कि भिन्न है, अलग अलग होनी चाहिए संख्या है, तो ऐसी कोई प्रायिकता बनी नहीं रही है, तो 0 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, हालांकि टोटल बनने थे अगर दो पासों को उछाला जाता है 2 बार, तो ये एक में 6 संख्याएं होती हैं, तो 6 का वर्ग यानी कि 36 टोटल परिणाम होंगे। लेकिन प्रायिकता के लिए हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 6 के अलावा और कोई ऐसी संख्या नहीं है 6 को जोड़कर 12 हो रही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया हुआ है तो समुच्चय में पावर सेट में कितने अवयव होंगे, ये दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो पावर सेट में अवयव जो होंगे वो कितने होंगे, 2 की पावर n हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है पावर सेट में अवयवों का 2 की पावर n। n क्या होता है, n ये होता है कि ये जो पावर सेट है वाला, ये इसमें जो है, इसमें केवल एक ही अवयव है, यहाँ पर दिख रहा है n का मान ये एक ही है यहाँ पर। इसके अंदर वो कुछ भी होता जैसे इस तरह से करके ये, ठीक है, यहाँ पर ये होता 1 2 ऐसे करके। ठीक है, फिर होता n, ये कुछ और होता है इस तरह से, तब ये दो बन जाते हैं। n का मान तो होता, अब यहाँ पर n का मान एक आएगा, तो 2 का पावर 1 यानी कि आंसर 2 ही आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसका एलसीएम ज्ञात करना। हमें एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है, तो सबसे बड़ा ले लेंगे 2 की पावर 5 पहले। यहाँ पर 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 4 ले लेंगे। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे क्या, इतना करने के बाद हमें ऑप्शन देखना है। ठीक है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। 3 की पावर यहाँ पर 2 है, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 केवल एक में ही है जो कि डी में है, तो डी मेरा आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, और मुझे कुछ करने की आवश्यकता है नहीं यहाँ पर। ठीक है, इसमें और क्या करूँगा मैं, इसमें यानी कि हाईएस्ट संख्या लेनी है जो उसमें कॉमन आ रही है। ये मैंने शॉर्ट में इसलिए कर दिया है यहाँ पर, आगे इसलिए नहीं बताया क्योंकि कई सारे सवाल इसमें रिपीट हो गए हैं ऐसे। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक चोर है और एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी पर देखता है। यहाँ पर ये चोर है, नहीं यहाँ पर ये पुलिसकर्मी पीछे होगा। ठीक है, ये पुलिसकर्मी है और यहाँ पर चोर है। ठीक है, ये चोर यहाँ से चुराता, पुलिसकर्मी यहाँ से देखता है। ये 200 मीटर की दूरी है इनके बीच की, 200 मीटर की इनके बीच की दूरी है। जैसे ही देखता है पीछे शुरू करने लगता है। चोर की जो चाल है वो 9 की है किमी प्रति घंटा की, और इसकी जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की है पुलिस वाले की चाल। बोला है कि चोर को पकड़े जाने से पहले कितनी दूर भागेगा चोर। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसमें यह ज्ञात करना होगा कि चोर कब पकड़ा जाएगा, कितने समय में पकड़ा जाएगा। 200 मीटर में है यहाँ पर,
तो इसकी जो सापेक्ष चाल हो जाएगी वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की हो जाएगी। 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मैं मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा तो 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि 200 मीटर की दूरी इनके बीच की है और चाल यहाँ पर ये है, तो इससे हमारी निकल जाएगी कि वो कितनी देर में उसको पकड़ लेगा। 5/18, 5 से काटूंगा, 5 चौक 20, 40 गुणा 18 सेकंड में पकड़ लेगा इसको। ठीक है, चोर को पकड़ लेगा पुलिस वाला 40 गुणा 18 सेकंड में, 18 चौक 72 यानी कि 720 सेकंड में पकड़ लेगा इसको। अब आगे बोला है कि चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी भागेगा, यानी कि 40 गुणा 18 सेकंड में चोर की स्पीड क्या है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। तो इस स्पीड से कितना चल गया होगा वो इतने समय में, 40 गुणा 18 सेकंड में, वही उसके बीच का समय होगा, वही उसके बीच की दूरी होगी। सॉरी, यहाँ पर 9 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मैं उसमें बदलूंगा मीटर पर सेकंड में, तो 9 गुणा 5/18 हो जाएगा, यानी कि 9 दूनी 18, 5/2 मीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड आ जाएगी। यानी कि इस स्पीड से इतने सेकंड में कितनी दूरी तय करी होगी, दोनों की गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे 5 गुणा 5/2 मीटर पर सेकंड और गुणा 40 गुणा 18 सेकंड। ये मैं तुरंत ही क्यों बता रहा हूँ कि गुणा करनी है या भाग करनी है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो मेरा मीटर ही बच जाएगा, जो कि किस चीज़ का होता है, दूरी का होता है। ठीक है, यहाँ से सेकंड से सेकंड कट रहा है मेरा, यहाँ पर 2 से काटूंगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा। ठीक है, 18 दूनी 36 या 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1800 मीटर, 1800 सेकंड से। ठीक है, 1800 सॉरी मीटर ही आएगा, क्योंकि सेकंड से सेकंड तो कट गया है। ठीक है, 1800 मीटर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1800 मीटर आ जाएगा। 1800 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1.8 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है ये वाला, एक खोखला गोला को 7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर के घन की धातु से बना हुआ है, यानी घनत्व दिया हुआ है, उस धातु का घनत्व कितना है, घनत्व दिया हुआ है 7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3 यहाँ पर। इसके अलावा इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या है, आर का मान दिया हुआ है 0 और आर का मान दिया हुआ है कैपिटल आर का 3। तो कोष का अनुमानित वजन ज्ञात करना, यानी कि द्रव्यमान ज्ञात करना, मास ज्ञात करना है हमें। ठीक है, इसका तो खोखला गोला क्या होता है, खोखले गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर की घात 3 माइनस आर की घात 3। ठीक है, ये खोखले गोलन का आयतन होता है। यहाँ पर इसमें रख देंगे 4/3, ये वॉल्यूम है, 4/3 पाई का मान रखेंगे 22/7 और आर का मान कितना है, 3 3 9 27 आ जाएगा, ये 0 हो ही जाएगा। ठीक है, 3 9 27 आ जाएगा, 9 ऊपर आ जाएगा, 9 गुणा 4 गुणा 22/7 आ जाएगा मेरा, इसका क्या वॉल्यूम आ जाएगा। यहाँ पर ये वॉल्यूम आ गया। अब सवाल में क्या पूछा था, वजन, यानी कि पूछा था द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या होता है, तो द्रव्यमान होता है मास जो होता है द्रव्यमान, तो वो होता है आयतन गुणा घनत्व। ठीक है, आयतन गुणा घनत्व, ये फिजिक्स में पढ़ा होगा बच्चों ने। ठीक है, आयतन कितना है इसका, 9 गुणा 4 गुणा 22/7 आ जाएगा और घनत्व कितना है 7। ये देखो यहाँ पर कितना आया, सेमी की घात 3 आया है ना यहाँ पर, और यहाँ पर यह आ जाएगा 7 ग्राम प्रति सेमी की घात 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस चीज़ से भी हम, अगर फॉर्मूला ना भी याद है ना, तो मैंने इससे पिछले सवाल में वो बात बताई थी कि मैं गुणा भाग क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए पहचान लेता हूँ कि सेमी से सेमी घात घन तो कट रहा है, बचेगा मेरा ग्राम। ग्राम किस चीज़ का घोतक है, और यहाँ पर ये दे भी रखा था। ठीक है, यहाँ पर ये दे रखा था पहले ऑलरेडी यहाँ पर ये चीज़। ठीक है, ये मैंने देखी नहीं थी, अगर मान लिया ना दी भी हुई तो इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राम किसका घोतक है, वजन का ही घोतक है। यहाँ पर किलोग्राम में बताना है यहाँ पर, तो 7 से 7 भी कट जाएगा मेरा यहाँ पर। तो मेरा जो कुल मिला के क्या बचा मेरा यहाँ पर, तो मेरा बचा यहाँ पर एक जगह नहीं बची इसमें, तो ये हो जाएगा 9 गुणा 4 गुणा 22 हो जाएगा। इसके गुणा कर लेंगे, इसके जब गुणा करेंगे तो आएगा 9 चौक 36 और 22 की गुणा करूँगा तो 792 आएगा। ठीक है, 792 बटे नीचे में जो किलोग्राम में करना तो 1000 आ जाएगा। तो पॉइंट का लगेगा 7 के पहले लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि चावल की एक निश्चित मात्रा x में खरीद कर y में बेच दी जाती है, इस प्रकार 25% का लाभ होता है। ठीक है भाई, CP है और SP है यहाँ पर, ये x और y तो बिना फालतू के दे दिए यहाँ पर। भाई 25% का लाभ हो रहा है यहाँ पर, 25% का लाभ हो रहा है तो 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी कि 4 रुपये की चीज़ है 5 रुपये में बेच दी, तभी लाभ हो रहा है। 4 रुपये की चीज़ है 5 रुपये में बेच दी वो। ठीक है,
अब आगे क्या बोला है, आगे और इस प्रकार 25% का लाभ होता है अगर चावल की खरीद मूल्य 20% कम होती है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 20% कम करूँगा तो ये पॉइंट में जा रहा, तो मैं इसके एक जीरो बढ़ा दूंगा यहाँ पर अपनी तरफ से, ठीक है, ये पॉइंट में ना जाए, ताकि कितना हो रहा, 20% कम होता है। 20% कम करूँगा तो कितना हो जाएगा, 40 को अगर मैं 20% कम करूँगा तो 80/100 होगा, यानी कि 4/32 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब 4/32 होता तो उसको 20% का लाभ होता, ठीक है, यहाँ पर 20% का लाभ होता। अगर CP 32 है तो अब लाभ कितना होता, 20% का, तो 32 का 20% का लाभ होता तो 120/100, यानी कि 2×12 2×5=10। जब मैं 12 से ही गुणा कर दूंगा, 12 दूनी 24 और 12 36 और 2 38, ठीक है, यानी कि 38.2, वो मुझे चाहिए 38.2 में बेची है मैंने, तभी मुझे 20% का लाभ हुआ है। पहले SP 50 था, अब SP 38.2 है। तो यहाँ पर बोल रखा था कि जो विक्रय मूल्य है वो 38 रुपये कम प्राप्त होता। कितना कम प्राप्त हो रहा है यहाँ पर प्राप्त हो रहा है 11.8, ठीक है, 11.8 कम प्राप्त हो रहा है, जो कि किसका मान है, 11.8 है 58 का मान यहाँ पर, ठीक है। सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है x का मान, x का मान तो ये है यहाँ पर 40, ठीक है, 40 से गुणा कर देंगे तो भाग कर देंगे किससे, 11.8 से, पॉइंट हटाएंगे, C पर बढ़ा देंगे, 58 दूनी यहाँ पर थोड़ी सी गलती ये हुई है कि यहाँ पर जब मैं गुणा करूँगा तो 384 आएगा यहाँ पर, 384 आएगा, ठीक है, यानी कि 38.4 आएगा यहाँ पर, 38.4 आएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 11.6 आएगा यहाँ पर, ठीक है। एक गलती ने कितना गड़बड़ कर दिया यहाँ पर, ठीक है, तो ये 11.6 आएगा यहाँ पर, ये 11.6 आएगा यहाँ पर, ये तो 58 दूनी 116 हो जाएगा, 2 से भाग करूँगा तो 200 आंसर, 200 रुपये का इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यह है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंबवत समद्विभाजक है। यदि विकर्ण की लंबाई 3 सेमी है और चतुर्भुज का क्षेत्रफल यह है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई, क्षेत्रफल क्या होता है चतुर्भुज का, अगर वो उसके विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजक करते हैं तो D1 गुणा D2/2 होता है, ठीक है। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 180 और D1 का मान 3 सेंटीमीटर है, तो दूसरे का हमें ज्ञात करना है, बटे में 2, 18 दूनी 36 बटे 3 120 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर D ठीक हो जाएगा। अगला सवाल यह है यहाँ पर रमणीक, ठीक है, एक आसान क्वेश्चन है यहाँ पर, रमणीक है और सोमेश है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसने रुपये लगाए 1,45,600 रुपये लगाए इसने, ठीक है, और इसने लगाए थे 1,50,400 रुपये, ठीक है। इसने टाइम था कितना, इनका टाइम था इसका, इसने तो पूरे 12 महीने के लगा, इसने 5 महीने यानी कि 7 महीने के लिए लगा, इसने 5 महीने के बाद लगाए थे तो 7 महीने के लिए लगाए। यहाँ से इन दोनों का हमें क्या करना होगा, यहाँ से इनका रेशियो ले लेंगे, रेशियो ले करके वही रेशियो इसका आंसर आएगा, जो भी रेशियो होगा, ठीक है। अब यहाँ से कुछ रहा नहीं सवाल में करने का, कर लेंगे इसको। 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष में इतने हो जाती, तो ये भी बहुत आसान सवाल है, इसको भी करने की आवश्यकता है नहीं। ईसा किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकती है, ईसा है ये कर सकती है 15 दिनों में। इसके अलावा ईसा और स्मृति कर सकती है किसी काम को 11 दिनों में, और 3 ईसा स्मृति और अश्लेषा, ठीक है, ये कर सकती हैं 10 दिनों में, ठीक है। तो यहाँ पर इनका एलसीएम लूँगा मैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15 ले लूँगा तो 15 से इसको काटूंगा तो यहाँ पर मुझे 2 चाहिए होगा, ठीक है, और 11 से काटने के लिए 11 भी चाहिए होगा यहाँ पर, तो ये मेरा एलसीएम आ जाएगा। 15 से काटूंगा तो 11 दूनी 22 आ जाएगा, ये 11 से काटूंगा तो 15 दूनी 30 आ जाएगा, और 10 से काटूंगा 2×5=10, 5×6=15, 11×3=33 आ जाएगा। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई तीनों की। अब आगे सवाल में क्या बोला है, सवाल बोला कि उसी कार्य को ईसा और अलेशा, ईशा और अलेशा है, ठीक है, ईसा की कितनी है 22 है और इसकी कितनी है 30 है, तो स्मृति की कितनी आ जाएगी, स्मृति की आ जाएगी 8, ठीक है, स्मृति की 8 आ जाएगी, स्मृति की 8 आ गई, ईसा की 15 है, 15 और 8 कितना होता है 23 होगा, इनकी टोटल 33 है। तो अश्लेषा की आ जाएगी यहाँ पर 10, ठीक है, अश्लेषा की हो जाएगी 10। टोटल काम कितना है 15 दूनी 30 गुणा 11 है, और बटे में कराना किन से है, अश्लेषा और अच्छा ईसा से कराना, ईसा की कितनी है 15 है, ईसा और अश्लेषा ये 11 है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 21, ठीक है, 3 से काटेंगे 3×7=21,
3 से काटेंगे यहाँ पर, ये 110 बचेगा और नीचे 7 बचेगा। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं इस सवाल को। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है कहीं पर इस सवाल में। इसमें दिया हुआ था कि ईशा किसी काम को करती है 15 दिन में, ईशा और स्मृति करती है उसी काम को 11 दिनों में, और 3 है ये ईशा, स्मृति और अश्लेषा, ये करती हैं उस काम को 10 दिन में। यहाँ से इनका मैं एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम लेने का मेरा तरीका वही है, 15 रखूँगा। 15 से अगर मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर दूंगा तो मेरा 10, ये आराम से 10 काट देगा इसको, और 11 से काटने के लिए मुझे 11 तो चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं यहाँ पर, 15 से जब मैं इसको भाग करा तो 11 दूनी 22 आ जाएगा, 11 से भाग करा तो 15 दूनी 30 आ जाएगा, 30 और 10 से भाग करूँगा 2 पंजे 10, 5 तिया 15, ये 33 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इन तीनों की यहाँ पर इफिशियंसी आ गई। अब क्या करूँगा मैं यहाँ पर, 15 दूनी 30 यानी कि 11 तिया 33, यहाँ पर इनका टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, ईसा की इफिशियंसी कितनी है, 22 है। ईसा और स्मृति कितनी है, 30 है। तो ईसा की तो है 22, स्मृति की कितनी बची, स्मृति की बची 8, तो यहाँ पर अश्लेषा की बचेगी 3। ठीक है, ये गलती हो गई थी पहले सवाल, तो ये बचेगी 3 यहाँ पर, क्योंकि टोटल इनकी 33 है ना, 22 और 8 30, उसकी अश्लेषा की 3 बचेगी। तो 333 और 330 काम को कराना किससे है, ईसा और अश्लेषा से। ईसा और अश्लेषा यानी कि 25 बटे में 25 होना चाहिए। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, 5 से काटूंगा, 5 छंग 30 और 5 छंग 30 और 5 पंजे 25, 66 बचे, 66 बटे 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है ये, किसी संख्या को 3 से विभाजित होने पर क्या शर्त होनी चाहिए। तो संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ये, इसमें तो ये कुछ दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, लगाने में इसको यहाँ पर साफ नीचे लग रहा है इसका। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, ये वाला सवाल करते हैं। ठीक है, किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 12,500 है। यह 2 क्रमिक वर्षों 52%, 30% और तीसरे साल 52% 15% घट जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या बतानी है कितनी है। 52% का मतलब कितना होता है, 52% का मतलब होता है 2 दूनी 4, 2 छंग 12, यानी 4 से काट लेंगे इसको, 13 चौका 52 और नीचे बचेगा 25। ठीक है, यानी कि अगर वो 25 थी तो घट के कितनी हो गई, 12 हो गई। अच्छा, बढ़ती है यहाँ पर। ठीक है, ये बढ़ रही है, यहाँ पर 25 थी तो बढ़ के कितनी हो गई, 38 हो गई, 13 बढ़ के 30% से बढ़ रही है। यहाँ पर 30% बनेगा, 10 थी तो वो 13 हो गई। ठीक है, और यहाँ पर 15% घट रही है, यानी कि 15% को 3/20 लिखते हैं। अगर वो 20 थी तो 17 रह गई। ठीक है, 2 बार बढ़ रही थी और 1 बार वो घट गई। 25 दूनी 50 और 2 सिफर हो जाएंगे, इनकी तीनों की गुणा करूँगा मैं, यहाँ पर आएगा 17 तिया 51 और 17 17 और 5, ये आ जाएगा 22। इसकी गुणा करूँगा 38 से, आ जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 8 9 3 और 8, ये आ जाएगा 83 98 यहाँ पर। ठीक है, 83 98 आ जाएगा। अब क्या करूँगा मैं यहाँ पर, इसमें तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या बतानी है। भाई 5000 का मान कितना है, 5000 का मान है 12,500। ठीक है, 12,500 है, 5000 का 2 सिफर कट जाएंगे मेरे यहाँ से। ठीक है, 2 सिफर कट जाएंगे, 5 से काटूंगा इसको मैं, 25 से काटूंगा, 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125, यानी कि 2 का मान जो है वो 5 है। तो 83 98 का मान मुझे बताना है, बटे 2 से काटूंगा इसको, 5 5 गुणा 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 नम 18 और 2 नम 18। ठीक है, तो 5 नम 45, 5 नम 45, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए इसका। ठीक है, 5 नम 45 का 5 और 5 नम 45 और 4 49, 5 का। ठीक है, 5 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। तो ये सवाल तो टोटल हो गए यहाँ पर ये। ठीक है, हाँ सही है, सवाल टोटल हो चुके हैं।